Hello students, as you know we are studying the colligative properties in chapter solution. So today's topic is number 3 colligative property, that is depression in freezing point. Okay, depression means decreasing. Okay, last time we had studied that elevation in boiling point, it means boiling point has increases, but now depression in freezing point means freezing point decrease hoga. Okay, when we make a solution, the freezing point will be decreases of the solution as compared to solvent. So I am reading here that the freezing point of a liquid is the temperature at which solid and liquid are in equilibrium. It means freezing point वो point of temperature होता है at which the solid and liquid both states are in equilibrium. Okay, solid liquid में convert हो रही है और liquid solid में convert हो रही है. Okay, so when a non volatile and non electrolyte substance is dissolved in a solvent, the vapor pressure of solution is lower than the solvent. Okay, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है relative lowering of vapor pressure में. When we add a non volatile solute in a solvent, okay, so the solution becomes that the vapor pressure of the solution is lower than the सॉल्वेंट. ओके, सो द सॉल्यूशन फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर, मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट. पहले जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा था सॉल्यूशन बनने के बाद में, अब वो उसका टेम्परेचर जो है, उसका जो टेम्परेचर है दैट डिक्रीज हो जाएगा. इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, दिस लोअरिंग इन फ्रीजिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सिंपल सी बात है, आपके पास एक पहले प्योर सोल्यूट था. ओके, उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है सपोज वो एक्स है. ओके, आफ्टर दैट आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया. अब आपके सामने बेटा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया. ओके, अब आपके सामने क्या बन गया, सॉल्यूशन. आई एम राइटिंग हियर सॉल्यूशन. ओके, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा. पहले क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था सॉल्यूशन का, अभी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है. इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सबको क्लियर है? ओके, सो नाउ यहाँ पर एक ग्राफ है, उस ग्राफ को हम स्टडी कर लेते हैं कि इस ग्राफ से हम क्या थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दैट इज द ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर. ओके, अगेन वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर. इस स्केल पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस स्केल पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. तो हम समझते हैं क्या हो रहा है. दैट इज द ग्राफ इन विच ये आपके है लिक्विड सॉल्वेंट और ये सॉलिड सॉल्वेंट. ओके, सो लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट, और ये सेकंड ग्राफ जो है दैट इज फॉर द सॉल्यूशन, ये वाला. ओके, और ये क्या है आपका सॉल्वेंट के लिए. ओके, सो आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर टी एफ है. द टी एफ, ये टी एफ जो है ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर. टी एफ मीन्स है ना, अब की बार हम टी बी नहीं लेके हम क्या लिखेंगे, टी एफ लिखेंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर. तो टी एफ इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड टी नॉट एफ इज द freezing point of the pure solvent. Okay, तो अभी आप चेक करो that you can see that the temperature, ये वाला temperature, the freezing point temperature of solvent is higher than the freezing temperature of the solution. Okay, और ये बीच में जो सेंटर में, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन both. Okay, the difference between both is delta tf. Okay, delta tf means change in the freezing point. अब changing freezing point कैसे हम समझो, आपके पास यहाँ पर क्या है, solvent है. ओके, दिस इज द सॉल्वेंट, सॉरी दिस इज द सॉल्यूशन, और इसके ये सॉल्वेंट था. पहले फ्रीजिंग पॉइंट था, ये इतना टेम्परेचर था, आपने सॉल्यूशन बना दिया. आफ्टर दैट टेम्परेचर डिक्रीज होके, पहले इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा था, अभी इसी टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा, मतलब पहले ही फ्रीज हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया. ओके, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये ग्राफ है, डेल्टा टी इनके बीच का डिफरेंस है. ओके, सो नाउ डेल्टा, अच्छा ओके, अगेन टी नॉट एफ एंड टी एफ आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट and the solvent and the solution, and delta tf is the depression in freezing point. Okay, ये चेंज है कि कितना डिप्रेस हुआ है, इट मीन्स कितना डिक्रीज हुआ है, दैट इज द डेल्टा tf इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ. सबको क्लियर है यहाँ से? ओके, तो ये रिलेशन हमको कैसे फाइंड आउट करना है, हायर में से लोअर को डिक्री माइनस करना है. लास्ट टाइम में इसका रिवर्स था, अभी ये टी नॉट एफ माइनस टी एफ है. ओके, तो हमको रिलेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझना है. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. ओके, नाउ depression in freezing point delta tf is directly proportional to the molality of the solution. पहले भी हमने यही पढ़ा था. ओके, molality of the solution, so delta t we can write delta tf
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ओके, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m मीन्स क्या होगी, मोलेलिटी। बस यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा पूरा। ओके, सो नाउ व्हाट इज के एफ। अच्छा, हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, देन डेल्टा टी एफ फिजिकल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम। ओके, के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। लास्ट टाइम क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, अभी है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, सबको क्लियर है। वो था एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और ये है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ यूनिट ऑफ के एफ सेम है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके, वी नो दैट मोलरिटी इज व्हाट, ये हो गया मोल, मोल अपॉन मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट, और ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। इसको हम यहाँ रखेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू, अच्छा के एफ ये रहा, देख यहाँ से के एफ इंटू एम लिखना है, तो के एफ दैट इज डब्ल्यू ए एम ए अपॉन डब्ल्यू बी। सो अल्टीमेटली ये एक्चुअल में क्या फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। ओके, यही फॉर्मूला है। नाउ सो यहाँ से एम ए फाइंड आउट करना है, ट्रांसफर कर दो। एम ए इज इक्वल टू वॉट, एम ए इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डेल्टा टी एफ एंड डब्ल्यू बी। यहाँ पर डब्ल्यू बी होगा सॉल्यूट का मास, ये सॉल्वेंट का मास, और डब्ल्यू ए इज द सॉल्यूट मास, एंड द डेल्टा टी एफ इज द चेंज इन द टेम्परेचर। ओके, के एफ एंड द 1000। ओके, नाउ एक और फॉर्मूला है, लाइक जो एलिवेशन कांस्टेंट था वैसे ही के एफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एम बी टी एफ स्क्वायर आर 1000 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, उसमें वेपराइजेशन था, इसमें फ्यूजन है बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट है। सो नाउ ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो आर इज गैस कांस्टेंट, है ना, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। द एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा टी एफ इज नॉन एज बैकमैन मेथड। ओके, उसमें चेंज था, इसमें बैकमैन मेथड है। सो नाउ ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, लैंडबर्ग्स मेथड किस में यूज़ करना है और बैकमैन किस में यूज़ करना है। ओके, ये सिर्फ वन वर्ड आंसर है, बैकमैन मेथड। नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 ग्राम वीक मोनोबेसिक एसिड इन 21.7 ग्राम वाटर फ्रीजेज एट 272.817 केल्विन। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द एसिड, और के एफ भी आपको गिवन है, मोलर मास ऑफ द एसिड फाइंड आउट करना है। सो मोलर मास मीन्स एम ए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। आपको कैसे पता चलेगा, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, के एफ इज गिवन है आपके पास, यहाँ पर लिखा हुआ बेटा फ्रीजेज, तो फ्रीजेज एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज आएगा, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। So now what is the calculation? Calculation is 1000 into 1.86, ये यहाँ से गिवन है, इंटू 0.1 डब्ल्यू ए। ओके, सॉल्यूट का मास गिवन है। नाउ 0.183, ओके, what is this 0.183 and multiplied by 20.7 gram. Okay, delta TF. So now it is a 46.8 gram mole inverse. Okay, सो 272.817 पे वो फ्रीज हो रहा है। ओके, और हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली। सो दैट इज दी 273.15 में से माइनस करेंगे 272.817 को, तो हमारे पास ये आंसर आता है ना, 0.183, ये यहाँ से आया है। डेल्टा टी एफ है, और डेल्टा टी एफ क्या होता है बेटा, ये होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ओके, सो टी नॉट ऑफ आपके पास 273 और टी एफ क्या होगा जाएगा 272.817, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नाउ क्लियर है यहाँ से क्वेश्चन, ऐसे हमको क्वेश्चन करना है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो देन सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, बट माइंड में सेट कर लेना है दैट व्हाट इज, यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, दैट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहले हम समझ लेते हैं दैट व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अदरवाइज कन्फ्यूजन भी हो जाता है, बट यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ओके, फ्लो ऑफ व्हाट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, एक साइड सॉल्यूशन है, एक साइड प्योर सॉल्वेंट है। सो क्या हो रहा है, दैट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, और प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और वी कैन से द फिनोमिनन इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, ये बात माइंड में सेट कर लेना, दैट इज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब लो सोल्यूट कंसंट्रेशन कौन सी होगी, जहाँ पर प्योर सॉल्वेंट होगा, बिकॉज वहाँ पर सॉल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है ना। सॉल्यूशन में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट।
as compared to the solvent. Okay, so low solute sorry, the phenomenon in which the solvent molecules move from low solute concentration to that of higher solute concentration is called osmosis. इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं. लिसन, हमारे यहाँ पर एक बीकर है, बीकर है, एक कंटेनर है. वी हैव ए कंटेनर. इन दिस कंटेनर, इन द मिडल ऑफ द कंटेनर, और कह सकते हैं द कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. दिस इज द एसपीएम. ओके, विच इज दिस इज द एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यहाँ पर आप चेक करो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मीन्स यहाँ पर प्योर H2O या कोई भी सॉल्वेंट है वो फील किया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं है इस साइड में. बट इस साइड में आपको पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, मीन्स ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है. और यहाँ पर हम बोल सकते हैं बेटा लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ओके, सो नाउ वी कैन से यहाँ पर क्या है हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट पार्टिकल दोनों मिक्स है, मीन्स ये सॉल्यूशन है. हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं बिकॉज इस साइड सॉल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है, ओनली कौन प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है. क्लियर है सबको? ओके, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. ओके, ये भी हम बोल सकते हैं इस साइड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, इस साइड में लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बिकॉज सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है, सो लो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं. ओके, सो नाउ एज कंपेयर टू दिस, इसमें तो लो कंसंट्रेशन ही हुई ना सॉल्वेंट की, इसके कंपैरिजन में. सो नाउ ये बहुत सारी डेफिनेशंस अलग अलग लैंग्वेज में लिखी होती है, सो देन उस वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपल है, प्योर सॉल्वेंट की साइड से कहाँ जाएगा, जहाँ पर सॉल्यूशन है उस तरफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे. दैट इज द सिंपल वे ऑफ दिस. ओके, सॉल्यूशन सी वाटर लिया है हमने, सेमी परमेबल. व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको भी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. ओके, एसपीएम अलोज ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ओके, ये इसकी स्पेसिफिसिटी है कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से मूवमेंट करने देगी. ओके, सबको क्लियर होगा. एसपीएम अलोज ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट एंड नॉट द सोल्यूट मॉलिक्यूल. सिंपल है, सॉल्यूशन में से कौन जाएगा, ओनली सॉल्वेंट जाएगा, सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं जाएंगे. सो ये तो बहुत ही यूजफुल हो गया. ओके, एसपीएम फाउंड इन ऑल वेजिटेबल एंड लिविंग मैटर. इट इज मेड अप ऑफ केमिकल मैटर लाइक फिनॉल एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत क्लियर कर लेना. ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी टाइम पे, सो दैट ये आपको केमिकल्स के कुछ नेम आपको माइंड में सेट करने हैं. दैट एसपीएम इज फाउंड इन ऑल वेजिटेबल एंड लिविंग मैटर. इट इज मेड अप ऑफ केमिकल मैटर लाइक फिनोल. ओके, लाइक फिनोल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ओके, और इज द फिल्म ऑफ or is the film of a gelatinous precipitate of cupric ferrocyanide Cu2 FeCN6, and synthetic membrane is made up of cellophane. Very very important, synthetic membrane is made up of cellophane. और SPM is like a continuous sheet. SPM होती क्या एक्चुअल में, एक continuous sheet होती है having सब माइक्रो होल्स, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, सब माइक्रो होल्स, जो किसको अलो करेंगे, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, नॉट टू दी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. जो साइज में बिगर होंगे उसको वहाँ पर वो अलो नहीं करेगी. molecules और pores through which only solvent molecules can pass. तो सिंपल है, कंटेनर है. ओके, उसमें क्या करेंगे हम, दो सॉल्यूशन भर देंगे, सॉरी एक सॉल्यूशन एक प्योर सॉल्वेंट फिल कर देंगे, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड होगा. ओके, बस यही है यहाँ पर. ओके, ये डायरेक्शन भी मैंने को बता रखा, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस. दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस. ओके, अब हमको जिसको यूज़ करना है रिवर्स में यूज़ करना होगा बाय द अप्लाइंग ऑफ द प्रेशर, वो हम आगे पढ़ेंगे. ओके, नाउ यहाँ तक क्लियर होगा. डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट या हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, इसको हम पाई से डिनोट करेंगे. यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ आपको पर आपको एक कंटेनर दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पर बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है. ओके, यहाँ पर भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है, उसके प्लस हमने पाई भी लगाया हुआ है. तो पाई क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. अब इसको हम समझते हैं. ओके, यहाँ पर द एक्सेस प्रेशर. ओके, ध्यान रखना, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू एसपीएम. तो सिंपल वे में बात करें, दैट इज यहाँ से सपोज ये आपका प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, सो थ्रू द ऑस्मोसिस क्या मूवमेंट होगा, इस ये डायरेक्शन रहेगा आपका. what will be the direction, this direction. okay, solvent molecules यहाँ से इसमें आएंगे, बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स तो यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकते ना, बिकॉज ये इसको अलो नहीं करती है. सो सिंपल वे है. ओके, यहाँ से दैट इज द सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर आएंगे, बट हमको क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर, यहाँ पर देखो पाई लिखा हुआ है प्लस पाई, इसको अप्लाई करेंगे. कितना अप्लाई करेंगे, दैट यहाँ पर जितना ऑस्मोसिस होने के लिए जो प्रेशर
ये जो प्रेशर यहाँ पर ये फील हो रहा है, यहाँ जो प्रेशर लग रहा है, उसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पाई क्या हो गया, पाई इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। इस डायरेक्शन से पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हमको यहाँ इसको स्टॉप करना है, तो इस साइड से हम एक प्रेशर लगाएंगे, इस पिस्टन को यहाँ पर डाउन में करना है, ये प्रेशर इसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड दी ऑस्मोटिक प्रेशर। सो सिंपल डेफिनेशन बोलें तो फर्स्ट प्रेशर कौन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पर उसमें हमने एक्सेस प्रेशर भी ऐड कर लिया है। Okay, so simple है, the excess pressure which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into it through a SPM, it is called the osmotic pressure। और pi is equal to क्या होता है, CRT। okay, माइंड में सेट कर लेना completely। okay, pi is equal to CRT। C is what, molar concentration of solution which is called molarity, T is the temperature, and R is the gas constant for a solution at a given temperature, both R and T are constant, उस condition में pi is directly proportional to C। okay, pi is directly proportional to C। Since osmotic pressure depends upon the molar concentration, osmotic pressure किस पर डिपेंड करता है, molar concentration पे। क्यों, because it is a colligative property, ठीक है। तो since osmotic pressure depends upon the molar concentration of solution, therefore it is a colligative property। So how can we prove that the osmotic pressure is a colligative property, यहाँ से prove हो रहा है, pi is directly proportional to C। C क्या है, concentration, concentration of what, concentration of what, molar concentration of solution। okay, so that's why it is called a colligative property, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बेटा लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सो फर्स्ट है आपका वांट ऑफ बॉयल्स लॉ, इज दैट व्हाट, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ओके, सो क्या बोलेंगे, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट अ गिवन। देखो जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम लो होगा तो प्रेशर हाई रहेगा। सो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर। सो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो पाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सिंपल है, पाई v इज इक्वल टू कांस्टेंट, v इज व्हाट, v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है आपका वांट ऑफ बॉयल्स लॉ विच इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। सेकंड है बेटा वांट ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के ये 11th क्लास के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के लॉज हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन विद कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ओके, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो वेर पाई इज द कांस्टेंट, वेयर पाई, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। सो v अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। नाउ द नंबर 3 वांट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लो, ये क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर लो, दैट इज द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब v कांस्टेंट होता है तब प्रेशर, osmotic pressure is directly proportional to T। So the osmotic pressure of a dilute solution is proportional to the absolute temperature if the volume is constant। तो सारे केसेस में कुछ कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये लो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट याद रखना, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, सेकंड है पाई v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, एंड थर्ड वन इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो पाई अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ द फोर्थ वांट ऑफ अवोगाद्रो लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस having same osmotic pressure and temperature have same number of solute molecules। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, that means that equal volumes of two dilutes, there are two solutions, dilute solutions, उनका वॉल्यूम क्या है बेटा, इक्वल है। सपोज कितना है, 2 लीटर 2 लीटर, तो वॉल्यूम क्या हो गया उसका, फिक्स हो गया, इक्वल है। हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उनमें प्रेशर भी क्या हो रहा है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एंड टेम्परेचर भी सेम है। हैव सेम नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब उसमें जो नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर उसके ऊपर प्रेशर भी सेम अप्लाई है, टेम्परेचर भी सेम है, और उनका वॉल्यूम भी सेम है। ओके, क्लियर है। सो इफ फॉर टू सॉल्यूशन, यहाँ हम कंपेरिजन करते हुए पढ़ेंगे, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, वी वन इज इक्वल टू वी टू, टी वन इज इक्वल टू टी टू, देन एन वन इज इक्वल टू एन टू होगा। क्लियर हो गया, ये वांट ऑफ अवोगाद्रो लो है, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है दो सॉल्यूशंस का, उनका वॉल्यूम इक्वल है, एंड द टेम्परेचर ऑफ दोज इज इक्वल, देन एन वन इज इक्वल टू क्या होगा, एन टू होगा। नाउ एन वन एन टू, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द टू सॉल्यूशंस। ओके, अब हम क्या करते हैं, देर आर 4 लॉज वी हैव स्टडीड। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करके एक नया लॉ निकालेंगे, जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। सो फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ओके, सबको क्लियर है, यही लिखा था हमने। सेकंड है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। थर्ड है v, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, एंड एन वन इज इक्वल टू n2। तो हम इस सबको क्या करेंगे, इक्वल रख लेते, तो पाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n s t। ओके,
पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। एस यहाँ पर क्या सॉल्यूशन कांस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये पाई देखो आप चेक करो, पाई यहाँ पर इस साइड है, ओके। वी ये रहा, पाई वी इज इक्वल टू टी ये रहा, ओके। और यहाँ पर मोल्स ये रहे आपके, ठीक है। और कांस्टेंट आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट। सो पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू द गैस कांस्टेंट आर। तो एन आर टी भी लिख सकते हो, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, वही होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, लाइक ही है, ओके। प्रेशर ही है। सो एस कैन बी रिप्लेस बाई द आर, एस इज इक्वल टू आर 0.0821 लीटर एटम। तो इसको आर से हमने रिप्लेस कर लिया, तो ये हो गया पी वी इज इक्वल टू, सॉरी पाई वी इज इक्वल टू, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ओके। यहाँ से हम पाई निकाल सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, सिंपल है। एन अपॉन वी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, दैट इज दी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज सी आर टी। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया इसका बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का, दैट इज द पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ओके। Now the osmotic pressure and the molar mass, okay, the pi v is equal to nRT, pi is equal to what, pi is equal to the n अपॉन वी आर टी, पाई इज इक्वल टू, अच्छा n को क्या लिखते हैं अपन, n इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। चेक करो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दैट इज द गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो डब्ल्यू अपॉन एम ए, तो पाई इज इक्वल टू n अपॉन वी आर टी, है ना। तो डब्ल्यू अपॉन एम ए मल्टीप्लाइड बाई आर टी अपॉन वी, तो यहाँ से एम ए हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू ए आर टी अपॉन पाई वी। रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल, यू कैन सॉल्व द आंसर डायरेक्टली फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी। इसका डेरिवेशन पूरा ये है, कहाँ से आएगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी से, ओके। यहाँ एन इज पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट इज पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, एन अपॉन वी हो जाएगा सी, और सी भी होता है, और यहाँ पर अब मोल्स लिखेंगे डायरेक्ट तो डब्ल्यू अपॉन एम ए हो जाएगा। तो यहाँ से एम ए वी कैन फाइंड आउट दी mass of the solute, okay। So now next isotonic, hypotonic and hypertonic solution, there are simple definitions, तो जनरली इनको थोड़ा सा स्टडी करना है। द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल, सपोज देयर आर टू सॉल्यूशंस, ओके, देयर आर टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, विच आर सॉल्यूशन ए एंड बी, ओके। इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर इसके इक्वल है, ओके, दोनों का इक्वल है, तो इनको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ओके। सपोज सपोज ए हैज़ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन बी, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसका कम है उसके कंपैरिजन में, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। सबको क्लियर होगा। द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर इक्वल are called isotonic solutions. There is no osmosis in isotonic solution. The very important line, isotonic solution में कोई osmosis नहीं होगा, okay। The solution which has lower osmotic pressure hypotonic, and the solution which has higher osmotic pressure is known as the hypertonic solution, okay। तो आपसे यहाँ पर तीनों definitions clear होगी। Now the time for the question, calculate the osmotic pressure of 5% urea solution at 0 degree centigrade। तो osmotic pressure निकालना, then you can apply the direct formula pi is equal to CRT, ओके। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी, एन क्या होता है डब्ल्यू अपॉन एम ए अपॉन वी और आर टी। तो सबका ये वैल्यू रख दीजिए आप, डब्ल्यू ए 5 ग्राम, वी 100 ml इज इक्वल टू 0.1 लीटर, एम ए 60, आर 0.0821 एंड टी 273। इन सबको रखने पर फॉर्मूला में व्हेन वी अप्लाई द वैल्यूज, व्हेन वी अप्लाई एंड कैलकुलेट द वैल्यूज, वी विल गेट द आंसर, what is that answer is 18.67 atm। This is the osmotic pressure, okay, and this is the excess pressure which required to stop the osmosis। ये कैलकुलेशन आप करोगे, आपके पास ये आंसर आएगा, you can check answer also। Now the second question, 8.5 ग्राम of a non volatile solute is present, मतलब ये क्या हो गया, non volatile solute means WA 8.5 ग्राम in 500 ml solution at 298 Kelvin। the osmotic pressure of this solution is 240। अब डायरेक्ट osmotic pressure given है 240 अपॉन 15 किलो पास्कल। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो यहाँ पर गिवन डाटा क्या है, टी इज इक्वल टू 298, डब्ल्यू इज इक्वल टू 8.5 ग्राम, वी इज इक्वल टू 500 ml, लीटर में कन्वर्ट करें 0.5 लीटर, और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे, देन 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। आर इज इक्वल टू 8.314 जूल मोल इनवर्स। now the pi is equal to 240.15 किलो पास्कल, इसको भी चेंज कर दें किलो 10⁻³ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। नाउ एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए आर टी अपॉन पाई वी, सेम फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूला के अंदर, 8.5 ग्राम, 8.314, 298, 240.15, ओके।
एंड दी ये पाई की वैल्यू 240.15 इंटू 10⁻³ और लास्ट है आपका 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम। तो इन सबको कैलकुलेशन करने के बाद में व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, दैट इज 175.35 ग्राम मोल inverse. Okay, you can check the answer and you can also calculate this at your level, so you can check the answer that is right or wrong, but this is the method is same. You can apply this formula and you can give you can write the answer and you can calculate the answer of any question which is based on this concept. Okay, so now the next topic is reverse osmosis. What is reverse osmosis? Okay, so we will study reverse osmosis in the next video. Okay, so please see the video and repeat it, and please learn the concept very clearly. Okay, all the best.